जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बेटा, जैसा कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन काल भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उस इतिहास के दौर में हमने सबसे पहले बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करी थी आपसे। फिर हमने आपसे वैदिक काल, वैदिक एज की बात की थी। और जो थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में आता है, दैट इज़ अबाउट द मौर्यन एम्पायर। बेटा, मौर्यन साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कल हमने काफ़ी अच्छी आपसे बात की थी। आपने उस कहानी को समझा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से पावर में आता है। उस पावर में आने के बाद वो अपने इस रूल को काफ़ी एक्सपेंड करता है। मैंने बताया था कैसे उसने सेल्यूकस निकेटर जैसे बड़े मिलिट्री जनरल को भी हराया और अफ़गानिस्तान तक अपना परचम फैलाया था। लेकिन बेटा, अभी भी ये जो साम्राज्य था वो पूरी तरीके से अपने पीक पे नहीं पहुंचा था। बाद में इनके बेटे बिंदुसार आते हैं, हमने इनकी बात भी आपसे की थी। बिंदुसार के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, बस ये जानकारी मिलती है जैन टेक्स्ट से कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, वो साउथवर्ड किया था। साउथवर्ड यानी कर्नाटक तक ये पहुंच गए थे। साथ साथ में इनके कुछ टाइज़ मिलते हैं हमें रिसोर्सेज से कि इजिप्ट जैसे देशों से भी इनका तालमेल था, व्यापार वगैरह, साम्राज्य जो था वो व्यापार करता था उन देशों से भी। लेकिन बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इस देश के सबसे बड़े सम्राट की कहानी। अगर इतिहास में देखा जाएगा भारत में, तो सिर्फ दो ही ऐसे बड़े लोगों के नाम आते हैं जिनके नाम के आगे हम द ग्रेट लगाते हैं, यानी महान लोगों में जाना जाता है। और ये प्राचीन काल भारत के सबसे बड़े सम्राट की कहानी है, एंड दैट इज़ नन अदर देन अशोका। आप सब ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा। जब आपने कुछ भी इतिहास का नहीं पढ़ा था, तब भी आप जीके में या कभी अपनी छोटी किताबों में सम्राट अशोक की बात सुनते थे। आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है ये जानने के लिए कि ये सम्राट अशोक थे कौन, क्यों इन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, इन्होंने क्या ऐसा किया था कि बुद्धिज़्म अपने पीक पे, चरम तक पहुंचा। आज बेटा, अगर मैं आपसे केवल ये बात कहूँ कि एक धर्म है बुद्धिज़्म, जो भारत के बिहार और यूपी में पला बढ़ा, लेकिन उसे देश विदेश तक पहुंचाने का काम अशोका ने किया था। और ये काम किस तरीके से था, आगे अभी इस लेक्चर में हम जानेंगे आपसे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं अशोका की। बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था बेटा, दैट वाज स्टार्टेड विद 321 BCE। अब बेटा, ये टाइमलाइन जैसे आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस समय की बात है। आज अगर 2026 चल रहा है, हम 2000 साल पहले जाएंगे। मैंने आपको टाइमलाइन अपने चैप्टर वीडियो 1 में समझाया था, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे ज़ीरो से पहले की बातें आज हम कर रहे हैं। हमने 2500 साल पुराना इतिहास पढ़ा था, हमने 1500 साल पुराना इतिहास पढ़ा था जब वैदिक काल की बात आपसे की थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये 321 BCE की बात है, यानी कि आज से लगभग 2300 से 2400 साल पुरानी बात आज हम हमसे करने आ रहे हैं। तो 2300 साल पहले यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था मौर्यन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद बेटा जब बिंदुसार आए थे, ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है, तो बिंदुसार किस टाइम पीरियड में रूल करने आते हैं? सो ही स्टार्टेड रूलिंग अराउंड 299 BC के अराउंड बेटा ये रूल करना स्टार्ट करते हैं। एंड देन कम्स द अशोका। तो बेटा जो अशोका का रीन है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 269 BCE की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ अशोका के बारे में, ये जानकारी मुझे कैसे प्राप्त हुई? सर आपको पढ़ाया होगा किसी ने, आपके जैसे किसी टीचर ने? नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं अबाउट हिस्ट्री सोर्सेस। जो आज हमें पता लगता है इस बड़े सम्राट के बारे में, उसके सोर्सेस क्या हैं बेटा? तो देखिए बेटा, सोर्सेस दो टाइप के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, जो कि ज़्यादा एविडेंट होते हैं, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जैसे कि रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं हमको, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमको। इंस्क्रिप्शंस एंड रॉक एडिक्ट क्या है? मतलब कोई बहुत बड़ी चट्टान रही होगी, उसमें किसी ने गुदवा दिया है। इंस्क्रिप्शन मतलब पिलर्स मिलते हैं। जैसे भी हम बात करेंगे अशोका के टाइम पे हज़ारों की तादाद में पिलर्स बनाए गए थे। कुछ पिलर्स हमें गंधार, अफगानिस्तान तक मिलते हैं अशोका के, यानी कि उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। उसका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने पिलर्स बनवाए। पिलर में जो धर्म की बातें लिखवाई थी, धर्म या धर्म क्या होता है, विल टॉक अबाउट। एंड इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट, ये आर्कोलॉजिकल साइट्स हमको मिलती हैं। जैसे कि हमें उस वक्त के स्तूपास मिलते हैं, जो स्तूपास बुद्धिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो अशोका ने बनवाए थे। देन वी गेट लॉट ऑफ बुक्स, यानी लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास में, यानी लिटरेचर, जो किताबें लिखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसमें है इंडिका।
कल मैंने आपको इस इंडिका बुक के बारे में बताया था। ये इंडिका जो किताब है, भारत में मौर्य साम्राज्य की सबसे ज़्यादा जानकारी हमें यहीं से मिलती है। इस बुक को लिखा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर था मौर्यन कोर्ट में। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बात करी है लास्ट लेक्चर में कि इंडिका की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ साथ में बेटा जो बुद्धिज़्म में 3 किताबें लिखी गई जिन्हें 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, अभिधम पिटक, सूत पिटक एंड विनय पिटक। ये तीनों बुक्स हमको कहीं ना कहीं जो अशोका है और जो मौर्य साम्राज्य की बात है उसको बैलेंस करते हुए मिलती हैं। यानी कि एक जो बाहर की बुक है, यानी जो इंडियंस ने नहीं लिखी, इंडो आर्यंस ने लिखी है, और फिर एक जो हमने खुद लिखी है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी क्लियरिटी मिलती है इतिहास के बारे में कि अशोका के बारे में सच में क्या था। तो आइए जानते हैं कि इन किताबों में या इन सोर्सेज से हमें क्या पता लगता है। तो बेटा अशोका को बुद्धिज़्म में पियदसी कहा जाता था, यानी इनका जो नाम है वो हर जगह हमें पियदसी मिलता है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है बेटा। लुम्बिनी नेपाल में भी एक पिलर है। बेसिकली अभी हम जब बुद्धिज़्म धर्म को पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध भगवान वहीं पर जन्म लेते हैं। तो जब अशोका 3rd काउंसिल करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट थिंग, तब वो जाते हैं, यानी कि बुद्धा की जो 4 मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर खुद भी वो विज़िट करते हैं। और जब विज़िट करते हैं तो उनके विज़िट पे ही एक बड़ा सा पिलर वहाँ पर लगाया जाता है कि ये एम्बार्क करने के लिए कि अशोका बड़े सम्राट जो थे वो इस जगह पे भी आए थे। और उस पिलर पे हमको बेटा उनका नाम पियदसी मिलता है, यानी कि बिलवेड ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के प्रिय है, ऐसा रूप देखा जाता था पियदसी का। लेकिन ये उनके लाइफ के लेटर स्टेज की बात है। स्टार्टिंग में क्या हुआ आइए जानते हैं। तो बेटा स्टार्टिंग के बारे में हमको जो रेफरेंसेस मिलते हैं अशोका के, उसमें ये पता लगता है कि जैसे ही बिंदुसार की डेथ होती है, जैसे ही बिंदुसार सीज करते हैं, उनके बाद में जो उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, उनके बीच में चलती है वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब कि कौन अगला सम्राट बनेगा। तो कहते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, हालांकि ये ओवर एग्जरेटेड फैक्ट है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि लगभग 99 ब्रदर्स को मार के सम्राट बने थे अशोका। यानी अशोका जो इतने बड़े सम्राट बने, उन्होंने स्टार्टिंग में अपने बहुत सारे जो सगे संबंधी हैं उनको मारा ताकि वो अपनी पावर या अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर सकें। तो बेटा राजा इस तरह से क्रूर होते हैं, है ना। हम लोग घर में थोड़ा सा भाई को मारते तो पापा पीटने लगते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाइयों को मार के अपने, ऐसा लिखा हुआ है। अब नहीं 99 तो बेटा 40-50 को तो निपटा ही दिया हुआ मेरे हिसाब से, मतलब कि इतने भाइयों को मार पीट के वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, तब उनकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है, क्रोनेशन होता है। देन बेटा होता क्या है कि जैसे अशोका पावर में आते हैं, एक वर्ड आपको बताता हूँ, दैट इज़ नोन एज भैरी घोष। भैरी घोष ये पॉलिसी थी अशोका की, यानी अशोका हर एक चीज़ को इस पॉलिसी के तहत अपनाते थे। भैरी घोष एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसे हम बोलते हैं ड्रम, यानी वॉर ड्रम्स की बात करते हैं। भैरी घोष मतलब वॉर ड्रम, वॉर ड्रम या बोलते हैं क्राई ऑफ वॉर ड्रम। आप समझते हैं क्राई ऑफ वॉर ड्रम क्या होता है? क्राई या फिर वॉर क्राई क्या होते हैं? वॉर क्राई जैसे कि जोशीले कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो बोलती है आर्मी। जैसे आज अपनी आर्मी को अगर हम देखेंगे तो आपने जैसे कि गोरखास सुना होगा ना, आयो आयो गोरखाली कहते हुए, या फिर आपने चढ़दी कला है ना पंजाब सिख रेजिमेंट में देखा हुआ, या फिर कुछ ऐसे शॉर्ट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जोश देते हैं ना, जैसे कि सिख में होता है ना, जैसे वो बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग दैट थिंग, उसको कट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो बोले सोनिया सत श्री अकाल, ऐसे वॉर का ही होते हैं। हाँ पैरासम होता है, सौरम दक्षिण में वो दीप्तम, है ना। तो ठीक है बेटा, आगे यहीं से कट कर लेंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा था तुम लोगों को? बाकी लोग बेटा ऐसे बिल्कुल समझना कि कैमरे में पढ़ा रहे हैं, बेटी समझ आ रहा है उनको, ठीक है। धीरे सुनो, चीज़ें आ जाएंगी ना, इतिहास इतना भी ख़राब नहीं पढ़ाते। यस बेटा, तो ये वॉर क्राई होते हैं जिसकी वजह, मतलब वॉर क्राई मतलब जैसे दिन नगाड़े बजते हैं बिल्कुल कि युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। तो हमेशा पूरे लाइफ में कहते हैं अशोका एक भी वॉर नहीं हारा, एक भी बैटल नहीं हारा। अशोका साउथवर्ड, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह जाता है। एक फेमस बैटल है कलिंगा का युद्ध, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस कलिंगा युद्ध में क्या हुआ। लेकिन जो पहले पॉलिसी समझते हैं कि हमेशा जो अशोका की एक पॉलिसी थी वो थी भैरी घोष की, जहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ तो बस नगाड़े बजाओ और युद्ध ऐलान कर दो और बस मार काट करके सबको मिला लेता था। तो ऐसा व्यक्ति जो भैरी घोष की पॉलिसी रखता था, लास्ट में बेटा ये अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं जब उनका धर्म परिवर्तन या फिर जब उनकी आत्मा परिवर्तित होती है, और फिर वो धम्म घोष कहलाते हैं।
धम घोष। धम घोष क्या होता है आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने एक प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अशोका जो था वो अपने भाइयों को मार के यहाँ तक पहुँचा था। उसके बाद भी जब उसने बहुत अपना टेरिटरी एक्सपेंशन किया तो बहुत सारे जगह पे युद्ध हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक युद्ध जिसने अशोका की ज़िंदगी को बदल दिया उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेट्स सी। सो दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने कल इस क्लास में कवर किया था, एंड वी हैव टॉक अबाउट बिंदुसार ऑल्सो। सो हियर कम्स द अशोका। सो देखते हैं बेटा, अशोका द टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक ऐसा युद्ध होता है कलिंग का युद्ध। कलिंग बेटा कलिंगा बोलते हैं। कलिंगा एक जगह पड़ती है आज उड़ीसा के कोस्ट पे। अगर आप आज प्रेजेंट डे उड़ीसा देखेंगे तो उड़ीसा में एक जगह पड़ती है कलिंगा। ये एक नदी के किनारे है जिसका नाम दया रिवर है। कहते हैं कि जब ये युद्ध हुआ ना बेटा, कलिंग वॉर हुआ, तब उस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए थे। बेसिकली है क्या, आपको नंदा याद है बेटा? मैंने आपको नंदा पढ़ाया था 2 दिन पहले लेक्चर में। नंदा डायनेस्टी के कुछ रूलर्स जिनको मार दिया गया था, उनके कुछ डिसेंडेंट्स कलिंगा में आके रहते थे। अब था क्या, आप इस चीज़ को मैप के थ्रू थोड़ा समझिए कि जैसे ये अपने इंडिया का मैप है, ठीक है बेटा, कोई हंसेगा नहीं, मतलब ठीक ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा कोस्ट है बेटा, आप देख रहे हैं। तो उड़ीसा के कोस्ट पे ध्यान समझिएगा, पोर्ट सिटी हुआ करता था। पोर्ट मतलब जहाँ से लोग व्यापार करते हैं, बोट्स के थ्रू जाते हैं ना, श्रीलंका जाना हो, मलेशिया जाना हो, इन कंट्रीज़ में आते हैं। तो पूरे जगह पे जहाँ पर मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर है, ये पूरा अशोका ने टेरिटरी कैप्चर कर रखा था। हर एक जगह उसने कैप्चर कर रखा था, यहाँ तक पूरा इतना साम्राज्य था अशोका का, पैन इंडिया साम्राज्य था। लेकिन एक ऐसी जगह थी कलिंग जहाँ पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे। कलिंग का कुछ टेरेन ऐसा था कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको एडवांटेज होता था। मतलब ऐसे आप पहाड़ की चोटी पे हो और नीचे से कोई आएगा तो आप आराम से एम कर सकते हो। तो इन पहाड़ों को लांघना और फिर इस टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं उनसे युद्ध लड़ना, ये कभी नहीं हो पाया। बिंदुसार ने कोशिश की थी, 2 बार बैटल रेज की थी, लेकिन कलिंग के लोगों ने हरा दिया था। कलिंग के कुछ और लोग नहीं, नंदा डायनेस्टी के ही कुछ डिसेंडेंट्स रहते थे। लेकिन अशोका ने कसम खा रखी थी कि मैं इस जगह को जीतूंगा, और उसने अपनी बहुत बड़ी आर्मी को झोंक दिया। कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई, और वो सब लोग जब मर गए थे, यानी कि कहते हैं कि अशोका जब देखता है इस दया रिवर को तो देखता है कि ये पूरी नदी लाल हो चुकी थी खून से। ऐसा डिपिक्शन मिलता है हमको। एक इंस्क्रिप्शन है, एक पिलर है जिस पे लिखा हुआ है कि जो इस नदी का रंग था वो बेटा लाल हो गया था। और अशोका ये देख के बहुत रिमोर्स करता है। मतलब आप एक देश को जीत तो लेते हो, लेकिन बदले में जब वहाँ की आबादी ही नहीं बचेगी, वहाँ के लोग ही नहीं बचेंगे, ऐसा युद्ध, खतरनाक युद्ध कभी देखने मिला, तो रिमोर्स करता है, पछतावा करता है और बहुत दुख में होता है। और कहीं ना कहीं वो अपने में बहुत ही महसूस करता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना, अब तो मैंने पूरा सब कुछ जीत लिया। फिर उसके सामने कहते हैं, उसके बहुत सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों का जवाब देता है एक मॉन्क। बिल्कुल सेम लग रहा है सुन के, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी ऐसे हुआ था। और जब वो रिमोर्स में होते हैं, दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं अशोका, तब एक मॉन्क आता है जो कि बुद्धिज़्म का होता है और उनके सारे सवालों का जवाब देता है। और अशोका उसी दिन से कहते हैं कि बदल जाता है, अपना रास्ता बदल देता है, और वो पूरे साम्राज्य को, जो उनके पॉलिसी थी भरी घोष पॉलिसी, उसको त्यागने की बात करता है और कहता है कि अब मैं पूरे दुनिया को धम्म से जोड़ूंगा और धर्म से जोड़ूंगा। बेटा धर्म जो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत भाषा का वर्ड है, उसको प्राकृत और पाली भाषा में धम्म कहते हैं। बेटा ये जो धम्म है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि अशोका का धम्म क्या था, अशोका की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। तो ये धम्म प्राकृत और पाली शब्द है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का बताता हूँ कि जब वैदिक काल हमने पढ़ा था तब संस्कृत भाषा प्रोमिनेंट थी, लेकिन संस्कृत देवों की वाणी थी, जो एलिट्स थे वो बोलते थे, जैसे है ना इंग्लिश मान लो आज के टाइम पे। लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा थी बेटा वो थी प्राकृत और पाली भाषा। तो जो प्राकृत और पाली में धम्म बोलते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, विल टॉक अबाउट दैट थिंग। तो अशोका फिर धम्म को फैलाने के लिए हर एक प्रयास करता है, बहुत सारी कोशिश करता है, और इसी की वजह से इनका नाम आज इतिहास में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोका 268 to 232 is remembered not merely as a conqueror but as one of the history most remarkable moral transformation story। यस, नैतिक रूप से वो बदल जाता है। His reign मतलब काल
बिगिन विद द कलिंगा वॉर ऑफ 261, अ ब्रूटल कैंपेन अगेंस्ट द ईस्टर्न किंगडम ऑफ कलिंगा, मॉडर्न उड़ीसा। तो जो आज उड़ीसा है वहाँ पर एक कलिंग जगह पड़ती है, उस साइड पे वो एक कैंपेन, ब्रूटल कैंपेन मतलब बहुत लोगों को मार के इस जगह को जीतता है। बिफोर कलिंगा, तो कलिंगा से पहले क्या था, तो कलिंगा से पहले उन्होंने बहुत से अपने भाइयों को मारा था और पावर में आया था और पूरे इंडिया को कैप्चर कर चुका था। कलिंगा के कैटास्ट्रॉफी मतलब इतना डिवास्टेटिंग हुआ कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से लोग डिपोर्ट हुए। डिपोर्ट मतलब उस जगह को छोड़ के लोग चले गए। तो वो जगह कहते लगभग मतलब ऐसी थी कि आपने जीत तो लिया लेकिन कुछ बचा नहीं। सो मोर डेथ ऑफ द फेमिन एंड डिसीज, द स्केल ऑफ सफरिंग हॉरिफाइड हिम, यानी कि जिस तरह का पीड़ा और दुख था वहाँ पर, उसको देख के खुद अशोका कांप गया था। आफ्टर कलिंग क्या होता है, ओवरवेल्म्ड बाय रिमोर्स अशोका रेनाउंस्ड वायलेंस। यस, रेनाउंस करना मतलब त्याग देना। तो जो वायलेंस है, खून खराबा है, इस चीज़ को त्याग देता है अशोका। एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, और उस वक्त का सबसे जो शांति प्रिय धर्म था वो था बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म भी इसी समय पनप रहा था। अब अगले चैप्टर में बेटा हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की ही कहानी पढ़ेंगे जो इसके पैरेलल चल रही है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री है, फिर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, तब वहाँ पर रिलीजन की बात आएगी। तो embrace Buddhism and devote the rest of his reign to peace, welfare and spread of धम्म। यस, धम्म को फैलाने में, शांति करने में और वेलफेयर की स्कीम्स लाने में अशोका काम करता है। ये सारी बातें आज हम करेंगे आपसे आगे। ओके बेटा, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अशोक एडिक्ट एंड द फिलॉसफी ऑफ धम्म। तो क्या था धम्म, आइए जानते हैं। तो धम्म का मतलब बेटा यहाँ पर बिल्कुल आप धर्म से मत समझना कि किसी के धर्म की बात कर रहे हैं। अशोका टॉक अबाउट द वर्चुअस, यानी वर्चुअस ऑफ राइट थिंग, यानी हम कहेंगे कि क्या सही है इस चीज़ की बात करता है अशोका। देखिए, अशोका कम्युनिकेटेड हिज विजन थ्रू द रॉक एडिक्ट्स, यानी कि जितना कुछ भी अशोक चाहते थे। अब ये धम्म कैसे फैलाते हैं, तो इन्होंने धम्म मंत्रास बनाए थे, यानी कि धर्म मंत्री बनाए थे। तो सबसे पहले मंत्रास, सबसे पहले अशोका क्या करते हैं, धम्म मंत्रास बनाते हैं, यानी कि ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं जो उनके पूरे साम्राज्य में धम्म की स्थापना करेंगे। अब ये धम्म की स्थापना कैसे करेंगे, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे थे अशोका की। जब हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म के 8 फोल्ड पाथ की बात करेंगे, यानी अष्टम मार्ग की बात करेंगे जो बुद्धा जी ने बताया, यानी कि जो बुद्धा जी की टीचिंग्स थी वो अशोका ने अपना ली थी और अब उस टीचिंग्स को वो फैलाने वाले थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रॉक एडिक्ट्स और पिलर इंस्क्रिप्शंस के थ्रू उन्होंने बताया कार्व्ड अक्रॉस द एम्पायर फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटक। यस, अशोका के पिलर्स मिलते बेटा देखने को हमको अफगानिस्तान से कर्नाटक तक, और इनकी पिलर्स की भी अपनी एक अलग कहानी है। आपने अशोकन पिलर जाना होगा, या फिर मैं आपसे करूं बात कि आप क्या इस देश का जो नेशनल सिंबल है, क्या उसको आप जानते हैं? यस, तो जो बेटा नेशनल सिंबल है उसे हम कहते हैं द सारनाथ पिलर, व्हाट वी कॉल द सारनाथ पिलर। तो बेटा जो सारनाथ है, बनारस जगह पड़ती है, बनारस पास में एक सारनाथ है, वहाँ पर जो पिलर मिला है उसके ऊपर ऐसे हमें देखने मिलता है कि एक शेर है, एक राइट साइड देख रहा है, एक लेफ़्ट की तरफ, एक बैकवर्ड, और ये जो शेर मिलता है, हालांकि आज ये डिसमेंटल हो गया, वहाँ पर रखा है कांच के अंदर, लेकिन ये जो अशोकन पिलर है, यानी अशोकन पिलर एट सारनाथ जो है, उसमें जो ये मिलता है नेशनल एम्बलम मिलता है हमारा। नेशनल एम्बलम मतलब जिसमें 4 तरफ शेर हैं, यहाँ पर एक उल्टा सा लोटस है, उस लोटस के नीचे एबेकस मिलता है, एबेकस पे एक तरफ हॉर्स है, एक तरफ एलिफेंट है, एक तरफ बुल बना हुआ है। तो ये सब प्रोग्रेस के साइन को शो करते हैं, मतलब हर एक चीज़ सिंबल का मतलब था। जो आज हमारे देश का नेशनल एम्बलम है बेटा, ये एक टाइम पे अशोकन पिलर की पहचान थी, यानी अशोका अपने हर पिलर पे धम्म को बढ़ाता था, और वो 4 दिशा में जो शेर बने वो दहाड़ते थे उसके धम्म के लिए। जो एबेकस था वो उसके वेलफेयर की बात करता था, और जो हॉर्स होते हैं वो स्पीड को दिखाते हैं, जो बुल होते हैं वो कहते हैं ना, बुल मतलब मार्केट में ऐसा नहीं आपने बुल बना होता है, समृद्धि को दिखाते हैं, और एलिफेंट उसके पावर को डिनोट करते हैं। तो ये जो बेटा आज हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, जिसमें आपने देखा होगा कि पुलिस में बना होता है, कभी कभी आपने कोर्ट रूम्स में, पुलिस स्टेशन में देखा होगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। आपने देखा है सत्यमेव जयते मतलब द ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, यानी जो सच है वो हमेशा उजागर होता है, वो हमेशा अंधेरे को चीर के सबके सामने आता है, यानी कि जो सच है वही सब कुछ है। तो जो सत्यमेव जयते है बेटा, ये तो नहीं लिखा था, ये उपनिषद के 10वें मंडल में मिलता है हमको।
मतलब 10वें मंडल जो है उस उपनिषद में हमको सत्यमेव जयते ये वर्ड मिलता है, ये हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। और जो हमारे देश का नेशनल एम्बलम है वो हमने अशोकन पिलर से एक्सट्रैक्ट किया, और ये दिखाता है कि जो अशोक का साम्राज्य था वो हमारे देश के लिए आज कितना भी रेफरेंस रखता है, यानी कितनी बड़ी बात थी। आप एक तरह से भारत के इतिहास का सबसे गोल्डन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, आप सबसे स्वर्णिम काल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा जो पिलर्स बने थे अफगानिस्तान से कर्नाटक तक हमको देखने को मिलते हैं। हर पिलर में अशोका गुदवाता था, क्योंकि बहुत लोग गुदवाता था उसमें कि जो उसके धर्म की बातें उनको लिखवाता था, और ये सब प्राकृत पाली में लिखा हुआ है। तो एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, ये सब 18वीं सेंचुरी में 1873 के आसपास पे आता है। जोसेफ प्रिंसेप नाम था, जोसेफ प्रिंसेप, इन्होंने इस लैंग्वेज को डिकोड किया था कि ये प्राकृत और पाली लिखी हुई है, और ये बहुत रीसेंट बात है। और तब उसमें क्या लिखा है ये पढ़ के बताया गया, और तब समझ आया कि ये धर्म की बातें लिखी गई हैं। ठीक है बेटा, साथ साथ में धर्म मंत्रीज होते थे, कुछ लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ नहीं पाते थे, तो ये गली गली चौराहे जाके बताते थे कि अशोक धर्म क्या चाहते हैं, अशोक जी अब क्या चाहते हैं, और वॉर की कोई बात नहीं थी। Written in the local language script, they are among the oldest deciphered text in the Indian history. His policy of धर्म, संस्कृत धर्म, was not a religious, बताया मैंने बेटा आपको, जो अशोक का धर्म था वो कोई धर्म की बात नहीं करता था, वो बात करता था मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की, यानी कि मोरल कोड की। मोरल कोड का मतलब क्या है, नैतिक रूप से क्या सही है। जैसे उसके धर्म में लिखा होता था कि अपने पूर्वजों, मतलब जो अपने माता पिता हैं बूढ़े, उनकी सेवा करनी चाहिए, आपको कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, औरतों को सम्मान देना चाहिए। तो ये हर एक तरह की जो मॉरल बातें हैं, और किसी जानवर की किलिंग बैन करवा दी थी, मतलब कोई भी जानवर को आप मार नहीं सकते थे उस टाइम पे, जैसे सेक्रीफाइसेस चल रहे थे। तो अशोका ये सब मॉरल कोड लेके आता है। नॉन वायलेंस दिखा हुआ, नॉन वायलेंस मतलब ना ही आप किसी इंसान को मार सकते ना आप किसी जानवर को। आप समझ लो अशोका का इतना लोगों के अंदर डर था, इतना खतरनाक राजा है ना, बदल गया, धर्म की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, इसने लाखों लोगों को मारा है। तो लेकिन लोग उससे डरते थे, इसलिए उसकी ये सब बातें मानते थे। रिलीजियस टू टॉलरेंस, यानी कि धर्म में भी टॉलरेंस की बात, यानी अगर आप किसी धर्म के हो तो दूसरे धर्म की बात से आपको चिढ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब इस्टेब्लिश किया था अशोका ने। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, काइंडनेस टू स्लेव एंड सर्वेंट, उस वक्त स्लेवरी सिस्टम भी थी बेटा थोड़े बहुत लेवल पे, तो उनके साथ यानी जैसे आपके घर में कोई काम वाम करने आ रहा है तो आप उससे प्यार से बात करो, है ना, यानी कि उसके हर मारपीट कर रहे हो, कोई गरीब है। जेनरॉसिटी टू ऑल, जेनरॉसिटी मतलब कि आपको सबके साथ जेनरस रहना है, शांति प्रिय तरीके से रहना है। ये सब अशोक की धर्म की बातें थी, यानी अशोक ने हर वो चीज़ प्रीच करी जो बुद्धा ने उन्हें सिखाई थी, या गौतम बुद्ध भगवान से जो उन्होंने सीखा वो सब कुछ उन्होंने अपनाया था इस वक्त पे। तो बेटा आपको ये फिलॉसफी इनकी धर्म की समझ में आ गई होगी। इसके करने के लिए धम्म मंत्रास थे, रॉक एडिक्ट्स थे, पिलर्स थे, जिन पे ये सब बातें लिखी होती है और हमें मिलती हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एनिमल वेलफेयर की, जैसे कि हिंदुज़म में उस वक्त पे किलिंग होती थी, तो उसको अशोका ने डिबार किया। ग्लोबल बुद्धिस्ट मिशन, यस बेटा इसकी बात करते हैं आपसे। अशोका ने अपने इस धर्म को फैलाने के लिए ना बेटा सबसे बड़े काम किए, जिसकी वजह से आज ये धर्म चलता है। ध्यान समझिएगा इस वक्त को। अशोका ने अपने धर्म को फैलाने के लिए अपने बेटे को, अपनी बेटी को, बेटी का नाम सुंगमित्रा है और बेटे का नाम महेंद्र था, दोनों अपने बच्चों को इन्होंने सेलोन भेजा था। सेलोन यानी कि प्रेजेंट डे में श्रीलंका। तो आज जो श्रीलंका देश है, आप देखते हैं इंडिया मैप के नीचे, वहाँ पर भेजा था अपने दोनों बच्चों को कि जाओ और जो ये मेरा धर्म है इसको फैला के आओ। इससे पहले बेटा अशोका एक काम करते, अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इस्टेब्लिश करते हैं। ये वो पाटलिपुत्र में करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा? पाटलिपुत्र में। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको जब पढ़ाया था अजातशत्रु के बारे में, याद है आपको? अजातशत्रु के बारे में पढ़ाया था, उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की थी, ये आपको याद रखना चाहिए। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक ने की थी। काल अशोक की बात भी मैंने आपसे की थी प्रीवियस लेक्चर में। अजातशत्रु बेटा जो थे वो हरण्यक डायनेस्टी के थे। आपको याद होगा मगध का जो सबसे पहला डायनेस्टिक रूल था वो हरण्यक डायनेस्टी था, और जो काल अशोक थे बेटा वो सबसे आखिरी राजा थे नंदा अबाउट द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी हमने बात की थी बेटा, आपको याद है? हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग डायनेस्टी के जो काल अशोक हैं आखिरी राजा थे, उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये क्या होता है बुद्धिस्ट काउंसिल बेटा? ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम्स में ये पूछा जाता है आपसे कि जो बुद्धिज़्म की आज हमारे पास किताबें हैं, लिटरेचर है, जो बुद्धिज़्म धर्म के बारे में हमें पता लगता है, तो ये कैसे हुआ? गौतम बुद्ध ने टीचिंग दी थी, उनके फॉलोअर ने एक्सेप्ट किया और फिर वो चले गए बेचारे।
है ना, वो उनको वो बुद्ध बन गए, मतलब कि वो एनलाइटन हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान में लीन हो गए। लेकिन फिर उनकी शिक्षा फैलाई किसने? तो जो बड़े बड़े सम्राट हुआ करते थे वो जब इन धर्मों को समझ पाते थे तो वो चाहते थे कि हमारे समाज में लोग इस धर्म की प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो उनके फॉलोअर्स उनको बैठा के उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करवाते थे। बेटा जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम में आपने देखा है प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने जो टीचिंग्स दी तो सारी टीचिंग्स दी वो उन्होंने खुद कंपाइल नहीं करी, उनके बाद में जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने की। ऐसी क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि जो ईसा मसीह जी हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी तो उनकी टीचिंग्स जो थी उनके 12 स्टॉपल्स थे, यानी कि 12 शिष्य थे, उन्होंने कंपाइल करी। वैसे ही यहाँ पर जो बुद्धिज़्म की जितनी बातें हैं वो अजात शत्रु, काल अशोक, और सबसे बड़ी जो काउंसिल और थर्ड और लास्ट काउंसिल थी वो बेटा अशोका ने करवाई थी। इस काउंसिल के बाद ये तय हुआ था कि अब हम पूरे धर्म को फैलाएंगे चारों तरफ पूरे एशिया में। और कुछ लोगों को इन्होंने अफ़गानिस्तान भेजा, कुछ लोगों को इन्होंने मलेशिया की तरफ, जैसे आज म्यांमार है उस तरफ भेजा, और कुछ क्या अपने बच्चों को इन्होंने श्रीलंका भेजा। बेटा अब आप समझिए इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आज मैं आपसे बात करूं कि बुद्धिज़्म किस किस देश में पाया जाता है, इंडिया में तो बहुत कम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन श्रीलंका नीचे की तरफ, अगर आप अपने ईस्ट में जाएंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, जापान, बेटा ये सब कंट्रीज़ आज लार्जली बुद्धिज़्म प्रैक्टिसिंग कंट्रीज़ हैं, या फिर इनके यहाँ पर रिलीजन एथीस्ट लोग ज़्यादा हैं मेनली, लेकिन जो बुद्धिज़्म का लेवल है या इनके वेरीड फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है। चाइना जापान के लोग जो हैं वो नहीं मानते कि इंडिया से कोई बुद्धिज़्म निकला है, उनके यहाँ जो मॉन्क्स गए वो उनको मानते और कहते हैं कि हमारे यहाँ का ही धर्म है, जबकि ऐसा सच नहीं है। वो बेचारे ना सीख के तो बुद्धा से ही गए थे यहाँ से। द थिंग इज़ कि अशोका ने ये सबसे बड़ा काम किया था और ये श्रीलंका में भी आज सबसे मेन प्रैक्टिसिंग रिलीजन है। एक कहानी है बेटा जो मैं आपको बताना चाहूँगा और आप ज़रूर सुनिएगा इस चीज़ को, और अशोका को इतना बड़ा क्रेडिट क्यों जाता है आप समझिएगा। आप सबको जब मैं बुद्धिज़्म के बारे में बताऊँगा तो आप बात समझेंगे बोध गया की। बोध गया बेटा आज प्रेजेंट डे बिहार में एक जगह है। बोध गया वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब कि जहाँ पर उनको एक बोधि वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष बोलते हैं, यानी कि एक पेड़ है पीपल का, जिस पेड़ के नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बहुत सेक्रेट प्लेस है। अब इस सेक्रेट प्लेस की कहानी है, जब अशोका अपने बच्चों को भेजते हैं श्रीलंका बेटा, तब साथ में इस पेड़ की एक टहनी या एक कहें कि डाल भी हम जो अशोका है वो भेजते हैं अपने बच्चे के साथ में, और ये जाके डाल इसलिए देते हैं कि आप श्रीलंका जाओ और वहाँ पर जाके इस पेड़ को प्लांट जरूर करना, यानी इस्टेब्लिश कर देना। तो बेटा आज अगर आप श्रीलंका में जगह पड़ती है अनामिकापुरम, आज अगर आप अनामिकापुरम देखेंगे तो सबसे बड़ी बुद्धिस्ट साइट है वर्ल्ड वाइड जो साउथ ईस्ट एशिया में है, श्रीलंका में पड़ती है। लोग इंडिया विजिट कम करते हैं, सारनाथ कम आते हैं, लेकिन लोग अनामिकापुरम जरूर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो बोधि वृक्ष की असली पेड़ की टहनी है। अब होता क्या है कि बेटा ये सब चीज़ें इतिहास खत्म जाती है जैसे ही मिडिवल टाइम पीरियड आता है ना, वही मिडिवल टाइम पीरियड में जब इस्लामिक रूल आता है तब इस बोधि वृक्ष को बिहार से काट दिया जाता है, मतलब उसकी जड़ें उखाड़ दी जाती हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। होता है बेटा, मैं राजाओं की बात नहीं करूँगा, ये हमेशा ऐसा होता है कि जो इतिहास है उसको प्रेजेंट की पॉलिटिक्स बदलने की कोशिश करती है। हमेशा जो कहते हैं ना हिस्ट्री इज टायरनी ऑफ पॉलिटी, यानी जो पॉलिटिक्स ने बदवार किया इतिहास को उससे कुछ नहीं जान सकते आप। तो बोध गया में जो पेड़ था उसको काट दिया जाता है बेटा। तो आज अगर आप जाओगे बोध गया तो आपको क्या वृक्ष मिलेगा? हाँ सर, आपने कहा था काट दिया गया। बेटा वो इसलिए मिलता है क्योंकि जो उसका एक अंश श्रीलंका में बड़ा हो रहा था, तो आज़ादी के बाद बेटा हमने वहाँ से एक टहनी मंगा के उसको वापस से यहाँ पर रीइंस्टेट किया, एंड थैंक्स टू अशोका कि इस चीज़ को करने में हम सफल हो पाए। अगर अशोका ने अपने समय पे धर्म को इतना ना फैलाया होता तो आज शायद से इतिहास में हमको ये बुद्धिज़्म की जो एक दो साइट्स इंडिया में मिलती हैं वो भी लार्जली ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में कल्चर अलग है बेटा। वहाँ पर लोगों ने इस धर्म को अपने फॉर्म में बना लिया, वो अपने तरीके से देखते हैं। जैसे रामायण वगैरह भी है बेटा, अगर आप कभी किसी कंट्री में जाओगे, साउथ ईस्ट एशिया आप विज़िट करोगे, जैसे मैं मलेशिया गया था ना, वियतनाम भी जा चुका हूँ है ना, बताऊँगा बाद में कभी, तो वहाँ पर वो राम भगवान को मानते हैं उनकी, लेकिन खुद की अयोध्या, खुद की श्रीलंका भी है। आप अगर कभी भी जाओगे तो बैंकॉक, थाईलैंड जानते हैं आप, बैंकॉक का एयरपोर्ट है सुब्रमणी एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा सा उन्होंने डिपिक्शन का रखा है सागर मंथन का। एक तरफ असुर बहुत सारे बना रखे हैं, बड़े बड़े पिक्चर पूरे एयरपोर्ट पे,
और एक तरफ पे उन्होंने बेटा बहुत बड़े बड़े स्केल पे देवताओं को बना रखा है, और बीच में इतना बड़ा सा एक ऐसा बना रखा है जो मंथन कर रहे हैं। मतलब जितनी हिंदू की फ़िलासफ़ीज़ है हमारे हिंदू ट्रेडिशन की, ये साउथ ईस्ट एशिया में बहुत प्रोमिनेंट है। वहाँ के लोग राम को भी जानते हैं, कृष्ण को भी पहचानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते ये सब चीज़ें इंडिया से आई हैं, वो मानते हैं ये सब चीज़ें हमारी हैं। उनके वहाँ पर भी उनकी खुद की अयोध्या, श्रीलंका सब बना रखे उन्होंने। मतलब जो उनकी फ़िलासफ़ी या थ्योरी है जिस तरीके से वो डेवलप करते हैं, और वहाँ बड़े बड़े स्टेजेस पे ये आर्ट भी परफॉर्म किया जाता है। गैलरी आर्ट जैसे होते हैं ना, जब लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, रामायण महाभारत हमारे यहाँ जो होते हैं, वैसे हमने देखा है कि वहाँ कंट्रीज़ में भी होता है। सो ये बेटा ग्लोबल बुद्धिस्ट मिशन था जो उन्होंने किया था। ही सेंट द बुद्धिस्ट मिशनरीज टू श्रीलंका, ग्रीस, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया। देखिए श्रीलंका भेजा, ग्रीस भेजा लोगों को, इजिप्ट भेजा, सेंट्रल एशिया में, ट्रांसफॉर्मिंग बुद्धिज्म फ्रॉम द रीजन फेथ इनटू अ वर्ल्ड रिलीजन। यस, केवल एक जगह, जो एक क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में जो बेटा एक फेथ की बात थी, वो अब बड़े बड़े देशों में धर्म बन चुका था। और पब्लिक वेलफेयर की बात की। पब्लिक वेलफेयर जैसे कि जगह जगह पे क्या करना, रेस्ट हाउसेस बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, प्लांट को करना, शेड ट्रीज अलॉन्ग द रोड्स एंड देन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व ऑल द सब्जेक्ट्स। यानी अशोका धर्म के रास्ते पे चला गया था, और उसने जो युद्ध है उसको सब बंद करके कहीं ना कहीं बेटा पब्लिक वेलफेयर की बात करनी स्टार्ट करी। तो इस वजह से अशोका को हम इतना मानते हैं, इतिहास में जानते हैं, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा योद्धा था। आइए बात करते हैं उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी कि अशोका के टाइम पे जब इतना बड़ा साम्राज्य था और वो अब युद्ध नहीं कर रहा है, तो क्या किसी और ने युद्ध नहीं किया, या किसी और ने इस चीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की? नहीं बेटा, कहते हैं कि जो अशोका है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, कामकाज बहुत अच्छा था। जैसे आज इस देश को चलाने के लिए सरकारें हैं, वैसे उन्होंने भी अपने डिफरेंट सरकार के ऑर्गन्स बना के थे। इनको सप्तांग बोलते हैं। सप्तांग यानी कि 7 अंग थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के। जानते हैं इनके बारे में? सो यहाँ पर लिखा हुआ है, द मॉडर्न वॉज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, अ कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी। यस, एंड बेटा इन सब में चीज़ें बात आती है चाणक्य की। ऐसा नहीं कि अशोका ने डेवलप किया था ये सब, लेकिन अशोका ने उसको वेल मैनेज किया था। तो चाणक्य का बनाया हुआ पूरा ब्यूरोक्रेसी मतलब जैसे आज भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कि सरकारें चलती हैं, कैसे एक पुलिस है अलग काम के लिए, आर्मी अलग काम के लिए है, और टीचर्स अलग काम के लिए, बैंक्स है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वैसे ही उस वक्त भी देखने मिलता है। जैसे कि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, द किंग हेल्ड सुप्रीम पावर, सबसे बड़ा राजा होता था जिसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। ये आज भी है, मंत्री परिषद बोलते हैं इनको, ठीक है। प्रोविंसेस वर गवर्न बाय द रॉयल प्रिंसेस एंड द ट्रस्ट ऑफिशियल। तो होता क्या है, अशोका पूरे साम्राज्य पे राज्य करता था। इस साम्राज्य के अंदर बहुत जगह पे इनके प्रोविंसेस थे, तो इन्होंने यानी अपने राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। जैसे आज सरकार देश लाने के लिए पूरे देश को 28 राज्यों में बांटती है, वैसे ही बड़े बड़े प्रांत थे। हर प्रांत को एक रॉयल प्रिंसेस यानी कि उनके परिवार को कोई आदमी देखता था। नेक्स्ट, टैक्सेशन सिस्टम। फार्मर्स पेड बिटवीन 1/4 and 1/6 ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ द लैंड टैक्स, एडिशनल टैक्स ऑन ट्रेड, माइंस एंड यस, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम उस वक्त था, आपकी कमाई का 1/4 से 1/6 हिस्सा सरकार लेगी, बदले में आपको बहुत सारी फैसिलिटी देगी। तो ये सब बेटा मॉडर्न होते हैं। यूनिफाइड करेंसी थी, सिल्वर के पंच मार्क कॉइन्स आते थे, यानी कि पूरे साम्राज्य में एक तरह से व्यापार हो उसके लिए सिल्वर के छपे हुए पंच्ड कॉइन्स होते थे, है ना। एम्पायर स्टैंडर्ड करेंसी, फैसिलिटिंग कॉमर्स एंड द थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज डाइवर्स टेरिटरी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द ग्रैंड ट्रंक रोड, द मॉडर्न कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टिंग द पाटलिपुत्र टू तक्षशिला फॉर द नॉर्थ ईस्ट। तो बेटा जो आज जीटी रोड देखते हैं हम, ये वो नहीं है, ये मिडिवल टाइम पीरियड में जब हम पढ़ेंगे अबाउट द मुगल्स, तब बेटा जो शेरशाह सूरी आएंगे वो मेन जीटी रोड बनाते हैं। जो यहाँ पर मेंशन है ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि एक ऐसी मेन रोड थी, वो सिर्फ तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक थी। लेकिन जब बाद में मिडिवल टाइम पीरियड में जब शेरशाह सूरी बनवाएंगे, तो वो कोलकाता से लेकर पेशावर तक, यानी जो आप देखेंगे आज, जैसे हम कानपुर में रहते हैं, हमारे पास में यहाँ पर जीटी रोड जाती है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये कोलकाता से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक कंटिन्यूस जाती है। सो दीज ऑल वर द थिंग। लास्ट में बात करते हैं बेटा डिक्लाइन की। कितना बड़ा भी साम्राज्य हो, एक दिन उसका पतन हो जाता है। और होता कैसे है देखिए, तो अशोका की डेथ हो जाती है 232 में। एम्पायर बिगन स्लोली बट इरिवर्सिबल डिक्लाइन, हिज सक्सेसर लैक्ड द विजन। सिंपल सी बात है बेटा, जो सक्सेसर आए वो इतने ताकतवर नहीं थे जितने ताकतवर अशोका या बाकी थे। तो सबसे पहला मेन कारण था वीक सक्सेसर का होने का, ठीक है बेटा। तो जो अशोका के बाद राजा है वो इनएफिशिएंट थे, आर्मी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, और जो प्रोविंसेस में गवर्नर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर एक्सटेंशन,
जब साम्राज्य ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको संभालने के लिए आपको इतना ही पावरफुल आदमी चाहिए, और जब पावरफुल आदमी नहीं होगा तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट करेगा। और बेटा बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे होता है, मौर्यन एम्पायर का अंत हो जाता है धीरे धीरे, और फिर इंडो ग्रीक लोग हैं वो ओवरटेक कर लेते हैं, प्रतिहार साका क्लैन के लोग, है ना, और ये सब लोग आके राज करते हैं। और उसके बाद में फिर धीरे से एक नया एम्पायर बनेगा, दैट इज़ गुप्ता एरा, गुप्ता काल। द एम्पायर हैड ग्रोन टू लार्ज टू गवर्न विदाउट एक्सेप्शनल लीडरशिप, लिखा हुआ है पेरिफेरली रीजन ब्रोक अवे एज इंडिपेंडेंट किंगडम, यानी कि जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उसके गवर्नर्स इतने अच्छे से लीडरशिप नहीं कर पाए, और जो उसके आसपास की जगह हैं वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होती चली गई। ड्रेन ट्रेजरी, यस, अशोका ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया था पब्लिक वेलफेयर में, बुद्धिस्ट मिशनरीज बनाने में, मॉन्यूमेंट्स बनवाने में, और रॉयल कॉफरर्स लिविंग लिटिल फॉर डिफेंस। यस, मतलब क्या है कि अशोका ने बहुत सारा पैसा अपनी जनता के कल्याण में खर्चा कर दिया, धर्म को फैलाने में खर्चा कर दिया। धर्म को फैलाने बताता हूँ बेटा, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अशोका ने 2 स्तूपास बनवाए थे, एक सांची का स्तूपा, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा है, अगर आप कभी भी अपने 200 रुपये की नोट देखेंगे, है ना, आई गेस आई हैव, है ना, आई कैन शो यू, है ना, आप कभी भी देखिएगा ध्यान से कि जो 200 की नोट है ना, जस्ट अ वेट बेटा, ये देखो सबसे क्लासिक चीज़ लगती है मुझे, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे बेटा इसको कैमरे में, तो जो बैक साइड पे ये सांची का स्तूपा है। आई हैव पर्सनली विजिटेड दैट प्लेस। आप जब कभी मध्य प्रदेश जाइए, भोपाल जाएंगे, भोपाल से 90 किलोमीटर पहले के आसपास, 80 किलोमीटर पहले सांची जगह पड़ती है, स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर अगर आप उतर के जाएंगे वहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सांची का स्तूपा है बेटा, जो कि लेट 19th सेंचुरी में खोजा गया, वो पूरा जंगल में दफन था, फिर जंगल साफ़ किया गया, उसको कैसे निकाला गया, उसका पूरा म्यूजियम बना हुआ है। एंड यू विल आइडेंटिफाई कि भारत कितना रौनक, और इसलिए बनवाया था क्योंकि उनकी वाइफ का घर था, अशोका की जो वाइफ थी, तो उन्होंने कहा कि चलो अपने एक है ना ससुराल में बनवाया था, तो वहाँ पर भी एक सांची स्तूपा बनवाया था। द फाइनल एक्ट 185 BC, द एम्पायर वॉज ड्रामेटिक एज बिगनिंग बृहद्रथ। यस बेटा, ये नाम आपको याद रखना है, ही वॉज द लास्ट मॉडर्न रूलर, एंड इसके बाद ये साम्राज्य खत्म हो जाता है। पुष्यमित्र सुंग, जो कि बेटा मिलिट्री परेड कमांडर था, और ये ब्राह्मण था बाय द कास्ट, और ये बृहद्रथ को हरा देता है, और बाद में सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट होती है जो कि डेक्कन तक चलता है। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल। और इस तरीके से एक बड़े से साम्राज्य का जो कि 137 साल तक राज करते हैं, इस साम्राज्य का भी अंत होता है। देखो बेटा, एक बात बताता हूँ, इतिहास पढ़ के आपको सीखने मिलती है। पावर इज़ लाइक अ सीसॉ। आप सीसॉ जानते हैं, एक झूला होता है ना, बच्चा एक बार नीचे बैठता है तो एक ऊपर जाता है, और फिर एक बार एक तरफ बैठता है तो नीचे आता है ना, देखा आपने, नीचे ऊपर जाता है। तो ऐसी पावर मिलती है हमको। हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीक पे गई, पहले मैच्योर सिविलाइजेशन आई, फिर वो डिक्लाइन हुई, फिर वैदिक एज का पीक टाइम आया, फिर वो भी डिक्लाइन हो गया लेटर वैदिक एज में। आपने पढ़ा मौर्यन साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, और फिर वो भी डिक्लाइन हो गया। अभी आप पढ़ेंगे कि जो गुप्ता एरा है धीरे धीरे वही पावर पे आएगा, और फिर जो गुप्ता एरा में पीक में जब आता है उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। फिर इस्लाम का टाइम आएगा ना, दिल्ली सल्तनत की पीक आती है, फिर वो भी डिक्लाइन हो जाती है। फिर मुगल्स आएंगे, मुगल्स का पीक आएगा अकबर के टाइम पे, फिर वो भी डिक्लाइन आएगा। फिर ब्रिटिशर्स आना स्टार्ट करते हैं, फिर ब्रिटिशर्स का भी पीक आता है, फिर वो भी डिक्लाइन करता है ना। और फिर कांग्रेस पार्टी का पीक आता है ना, फिर वो डिक्लाइन करता है, 70 साल राज किया। नाउ है ना, देयर इज़ अनदर पीक, लेकिन एक दिन ये भी डिक्लाइन करेगा, एंड देन द नेक्स्ट पावर विल रूल दिस कंट्री। और इस तरीके से पावर जो होती है वो किसी की सगी नहीं होती, वो हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है, एंड विद टाइम एवरीथिंग डाइल्यूट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बेटा आप देख सकते हैं ये लेगेसी है मौर्यन साम्राज्य की, कि जो अशोका ने अपने पिलर्स पे बनवाया था वो आज देश की पहचान है, देश का इंसिग्निया है या नेशनल एम्बलम है हमारे देश का। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, नेशनल एम्बलम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एंड द अशोका चक्र। ये जो अशोका का चक्र था, ये धम्म चक्र था, ये आज हमारे देश में झंडे में जो बीचों बीच में जो चक्र आता है, ये प्रोग्रेस को दिखाता है, ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, ये दिखाता है कि भारत देश कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और चलता जा रहा है। ठीक है बेटा, सो ये नेशनल फ्लैग में भी आता है, और ये हमारी इनहेरिटेंस है, यानी कि मौर्यन साम्राज्य से हमने ये चीज़ें आज अपने में अपना रखी हैं। कुछ स्टोन आर्किटेक्चर है, ये सांची स्तूपा बेटा यहाँ बना हुआ है, तो ये मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर को दिखाता है उस वक्त के, और ये स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म जो दुनिया भर में आज हमको देखने को मिलता है इस तरीके से। बेटा ये स्तूपा क्या होते हैं, किस तरीके से बने होते हैं, इनमें ये चीज़ें कैसे बनी होती हैं, जातक टेल्स क्या होती हैं, जो यहाँ पर कथाएँ लिखी होती हैं, ये सब हम बात करेंगे आपसे आगे आने वाले लेक्चर्स में, व्हेन वी विल टॉक अबाउट बुद्धिज्म। ठीक है बेटा, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। ठीक है।